नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। आप जान रहे हैं हम इसमें पीटी 365 जो न्यू आई हुई है 2025 की यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसको हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली से संबंधित जो भी 6 या 7 महीने में जितने भी घटनाएं हुई हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। ध्यान रखिए ये आज हमारा दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट में हमने पूरा जो चुनाव से संबंधित जितने भी प्रणाली जो विवादों में रही थी या चर्चा में रही थी उनको हमने कंप्लीट कर ली थी। आज ये दूसरा है और जो हम पीटी 365 पढ़ रहे हैं बहुत स्पीड से पढ़ना है, उसको एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले इसमें देखें, थोड़ा जूम कर लें। हाँ, अब हम जो देख रहे हैं वो संसद राज्य विधानमंडल और साथ साथ स्थानीय सरकार से संबंधित हम देख रहे हैं। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं थिकनेस। चलिए, बाकी तो मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है। सबसे पहले आपातकालीन उपबंध के बारे में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि 2024 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा के 50 वर्ष पूरे हो गए थे। कितने हो गए थे? 50 वर्ष पूरे हो गए थे। और साथ ही साथ 25 जून 1975 में आंतरिक आपातकालीन व्यवस्था को लागू किया गया था। याद है आपको, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। अब देख लेते हैं आपातकाल है क्या। आपातकाल में देखेंगे आपको ये भारत सरकार के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। यानी जो नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, 6 मौलिक अधिकार, पहले 7 थे अब 6 है, उसको निलंबन से संबंधित है। और ये जो आपातकालीन सुविधा ली गई है, कहाँ से ली गई? ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। जैसे कि आप देखेंगे प्रस्तावना की जो भाषा है हमारी ली गई ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना जो स्वरूप हो लिया गया अमेरिका से। अब है भारतीय संविधान में आपातकालीन से संबंधित प्रावधान किस भाग में किए गए? तो भाग 18 में किए गए। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में किए गए हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में किए गए हैं। और यह जो आपातकाल होता है लगाया किस लिए जाता है? उसके कुछ रीज़न है, जैसे संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा, आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा से संबंधित। मतलब ये कुछ कारण दिए गए हैं। आपने अधिकांशतः अब तक जो पीवाईक्यू में पढ़ा था वो संप्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा से संबंधित था। लेकिन यहाँ जो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था, जब आप देखेंगे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसके लिए आता है और संविधान की रक्षा से संबंधित आता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो आपातकाल संविधान में 3 प्रकार से लिखा हुआ। पहला आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आपात 352 के थ्रू आता है, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात आता है। इसमें देखेंगे जो राष्ट्रीय आपात होता है, जो मतलब राष्ट्र में आपात लगता है, वो कैसे होता है? युद्ध व बाह्य आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह। मान लीजिए किसी ने, जो उग्रवादी संगठन है, उन्होंने यहाँ सशस्त्र विद्रोह को प्रारंभ कर दिया, तो ये जो है राष्ट्रीय आपात के आधार बन सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन होता है वो होता है राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। यानी कि मान लीजिए कि सपोज किसी राज्य में कोई पार्टी जीत के आई हुई है, लेकिन उस पार्टी में आंतरिक गड़बड़ी हो रही है, किसी प्रकार की अव्यवस्था फैल गई जिससे वह पार्टी कोलैप्स कर गई है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। और वित्तीय स्थिरता का जो समझिए अब तक खतरा तो उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन हाँ 1992 में जब एलपीजी मॉडल हम लोगों ने लागू नहीं किया था तो उस समय यह व्यवस्था बन रही थी शायद कि वित्तीय आपात भी लागू किया जा सके। ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी इसको आप पढ़िएगा, मैं तेजी से बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब है आपातकाल की घोषणा किस प्रक्रिया से, मतलब उसका घोषणा कैसे होती है। सबसे पहले वो जो आपातकाल की घोषणा होती है 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से मतलब कि अनुमोदित होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको आपातकाल लगाना है तो आपको संसद से इसको पारित कराना होगा। पहला बात, अवधि कब होगी? तो 6 महीने की अवधि होगी। दोबारा 6 महीने के लिए बढ़ाना है तो दोनों सदनों द्वारा पारित एक संकल्प के माध्यम से 6 महीने के लिए अगले बढ़ाया सकता है। यानी कि 6 महीने पहली बार लगेगा, फिर आपको अगर 6 महीने बढ़ाना है तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन पारित होगा और फिर 6 महीने आगे बढ़ेगा। ऐसे 6 महीने कर करके ये अनंत काल तक आगे बढ़ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। यही बात यहाँ समझाई जा रही है, ये अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया। उससे पहले क्या होता था कि 6 महीने का प्रावधान नहीं था, इंदिरा गांधी ने कभी भी लगा दिया था, जो उस समय के पीएम थी। तो फिर 44वां संविधान संशोधन होता है तो उसमें ये डाला गया कि नहीं, 6 महीने का अनुमोदन लेना पड़ेगा। अब
आपातकाल को मंजूरी देने या जारी रखने का संकल्प प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत से तात्पर्य क्या होता है? ऐसा बहुमत जो 50% या उससे ज़्यादा हो या 2/3 बहुमत हो। यही पद देखिए बताया गया। विशेष प्रावधान क्या है? 50% से अधिक मतदान उपस्थित और मतदान और कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से निकलता है, 2/3 बहुमत द्वारा निकलता है। ठीक है, अब आ रहा है विशेष परिस्थितियाँ क्या क्या होते हैं। यदि 6 माह के अवधि के दौरान लोकसभा भंग हो जाती है और आपातकाल की स्थिति को आगे जारी रखने की मंजूरी नहीं मिलती है, तो इस उद्घोषणा की वैधता लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसकी पहली बैठक के 30 दिन तक बनी रहती है, बशर्ते कि इस बीच में राज्यसभा ने इसे जारी रखने की मंजूरी दे दी हो। मतलब कि मान लीजिए अभी 6 महीने का दौर चल रहा है, आपातकाल चल रहा है और उसी दौरान क्या होता है? लोकसभा भंग हो जाती है, यानी कि जिस सरकार का बहुमत रहता है वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती। तब क्या होगा? तब भी आपका ये जो वो रहेगा, क्या नाम है, 6 महीने का जो राष्ट्रपति शासन वो लगा रहेगा, तब तक लगा रहेगा जब तक नई लोकसभा चुन के नहीं आती है और नई लोकसभा का पहला सत्र नहीं होता है, और उस सत्र के 30 दिन के भीतर तक रहेगा। फिर वो जो नई लोकसभा वो 30 दिन के भीतर डिसीजन लेके उसको आगे बढ़ाना को आगे बढ़ाएगी, अन्यथा समाप्त कर दिया जाएगा। यही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, अब आपातकाल के नियसन क्या होते हैं वो देख लेते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा के माध्यम से आपातकाल संबंधित उद्घोषणा को रद्द कर सकता है। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। आपातकाल की उद्घोषणा को जारी रखने की अस्वीकृति से संबंधित प्रत्येक संकल्प को लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन करना होगा। अगर वो जो आपातकाल समाप्त करना है तो साधारण बहुमत से, अगर पारित कराना 2/3 जो दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। ठीक है, अब है आंतरिक आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से लिए गए संवैधानिक परिवर्तन। यानी कि जब आपातकाल के बाद नई सरकार चुन के आई थी, जो 44वां संविधान संशोधन की थी, उस 44वें संविधान संशोधन में क्या क्या नए प्रारूप जोड़े गए थे वो इसमें देखा गया है। पहला है लिखित अनुमोदन। पहले क्या होता था कि राष्ट्रपति जो कैबिनेट मुंह से बोल देते थे कि राष्ट्रपति जी आपको जो है वो करना है, आपातकाल की घोषणा करना है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान लाया गया, नहीं, आप लिखित राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल जो होगा, कैबिनेट शब्द, यही कैबिनेट शब्द जो आप देखेंगे आर्टिकल 352 में आया हुआ है। संविधान में, पूरे संविधान में एक जगह आर्टिकल 352 में कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल शब्द आया हुआ है। वो इसीलिए आया हुआ है कि केवल मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति की लिखित सलाह पर ही किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मौखिक सलाह, नहीं, बाकायदा मंत्रिमंडल से लिखित पर्चा जाएगा राष्ट्रपति को कि आप आपातकाल घोषित कर दीजिए। अब है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 359 के दायरा सीमित कर दिया गया। इसका अर्थ है कि आप अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अधिकार अनुच्छेद 20 और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 आपातकाल के दौरान लागू होंगे। यानी कि सारे मौलिक अधिकार तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 हमेशा हर जगह लागू रहेगा, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल जीवन के लिए आर्टिकल हैं, इसलिए। अब है लोकसभा का कार्यकाल देखते हैं। अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन करके लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। तो जो 42वां संविधान संशोधन आया था उसमें प्रावधान किया गया जो लोकसभा कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन फिर 44वां संविधान संशोधन होता है, उसमें वापस से इसको रिवाइज किया जाता है और 6 साल जो था पहले कर दिया गया था उसको फिर से 5 साल कर दिया जाता है। यही बता रहा है यहाँ पास। अब अनुच्छेद 275 को हटाना। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को किसी भी राज्य में लागू कानून और व्यवस्था के किसी भी गंभीर स्थिति को निपटाने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल या किसी अन्य तैनात करने की शक्ति प्रदान की गई है। न्यायिक समीक्षा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या उससे जुड़े सभी संशयों और विवादों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा
द्वारा की जाएगी और उनका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। यानी पहले क्या था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होता था, उसमें कुछ विवाद होता था तो उसमें संसद देखती थी, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त किया गया और बोला गया अब इसको जो देखेगा वो न्यायिक समीक्षा कौन करेगा, न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार न्यायालय को मिल गया है। ये परिवर्तन हुए थे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब एक टॉपिक दूसरा आ रहा है, ये तो हर बार बहुत चर्चा में रहता है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा और इससे आप देखेंगे हर बार आपको प्रश्न भी देखने को मिलेगा। वो है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको पता है 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। अब क्यों सुर्खियों में रहा था ये देख लेते। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची की वैधता को चुनौती देने वाली एक रीट को खारिज कर दिया। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून के बारे में देख लेते क्या क्या बोला गया है। उसमें सबसे पहले बोला गया है कि दल बदल विरोधी कानून में उन विधियों निर्माताओं को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है। मतलब इसमें प्रावधान क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रक्रिया के माध्यम को ना फॉलो करके अपने जो दल है उससे दल बदली करता है तो उसमें कैसे कैसे हटाया जाएगा, वो सब कुछ इसमें लिखा गया है और उसका जो निर्वाचन कैसे होगा ये बताया गया है। 12वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ये याद रखिएगा 10वीं अनुसूची को कब शामिल किया गया है, वो 92वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से किया गया है। दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय सदन का पीठासीन अधिकारी करेगा। मतलब कि वो न्यायालय नहीं करेगा, संसद नहीं करेगी। उस सदस्य की सदस्यता होनी है नहीं होनी, इसका जो अधिकार है वह किसको केवल पीठासीन अधिकारी को है, वो बात ध्यान रखिएगा। अब जो अयोग्यता के क्या आधार बनाए गए हैं, मतलब दल बदल कानून के अयोग्यता के क्या आधार बनाए गए हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। पहले स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देना, तब हो जाएगा। फिर है अगर आप जिस राजनीतिक पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, अगर आप वो राजनीति पर कोई दिशा निर्देश निकाल लिया उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका दल बदल कर दिया जाएगा। ठीक है, और मतदान के अनुपात और जो 15 दिन के भीतर माफ़ी भी मांगनी रहती भी बात ध्यान रखिएगा। अगर सपोज करिए कोई व्यक्ति निर्दलीय चुन के आ रहा है, वो किसी पार्टी से चुन के नहीं आ रहा है, सपोज करिए ना वो बीजेपी से आ रहा है, ना वो कांग्रेस से आ रहा है, समाजवादी पार्टी से आ रहा है, ना किसी अन्य पार्टी से, वो निर्दलीय चुन के आ रहा है, तो 6 महीने के अंदर वो निर्दलीय चुना हुआ व्यक्ति किसी पार्टी की सदस्यता ले लेता है तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो भी अयोग्य ठहराया जाएगा। अब उसके बाद कोई मनोनीत सदस्य है, अगर वो भी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाता है तो वो भी जो है अयोग्य ठहराएगा। अब है दल बदल कानून के अपवाद क्या है वो देख लेते हैं। दल बदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में उसके साथ विलय करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि उसमें से कम 2/3 विधेयक जो है विधायक विलय के पक्ष में हो। ऐसे मान लीजिए किसी पार्टी में 100 लोग हैं, अब 100 लोग में से सीधे 2/3 लोग हमारे जो हैं वो किस में आ जाए, वो आ जाए किसमें, दूसरी पार्टी में जुड़ जाए, तो तब आपके ऊपर दल बदल विधेयक नहीं लागू होगा। याद रखिएगा 2/3 होना चाहिए। शायद पिछली बार यूपीएससी में 2/3 ना बोल के उसने 1/3 लिख दिया था, तो वहाँ लोग गड़बड़ा गए थे। 2/3 याद रखिएगा, 2/3 लोग होने चाहिए। वर्तमान में पीठासीन अधिकारी के लिए दल विरोधी मामलों का निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाला कोई कानून नहीं है। यही चीज़ देखेंगे आपको महाराष्ट्र में भी हो रहा था, यही चीज़ आपको देखेंगे केरल में हो रहा था, कई जगह चीज़ हो रहा था कि जो पीठासीन अधिकारी होता है उसको कोई समय सीमा नहीं बताई गई कि आप कितने दिन में या कितने समय में आपको निर्णय लेना है कि कोई व्यक्ति दल बदल के अंतर्गत आ रहा है या नहीं, वो उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है। अब है 10वीं अनुसूची से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय देख लेते हैं। क्या है, 2 निर्णय आए हुए हैं। पहला है कि हो तो होलोन बनाम जो है जालिया वाला, जो आप देखेंगे 1992 में। इसमें क्या बोला गया कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। मतलब कि 1992 में क्या बोला गया है कि हो तो होलोन में कि जो अध्यक्ष जो भी निर्णय लेगा, अगर उसमें कोई राजनीतिक मंशा न समझ में आ रही सुप्रीम कोर्ट को, न्यायालय को, तो वह उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। फिर है किशन मेघचंद्र सिंह बनाम 2020 का वाद में क्या बोला गया कि 10वीं अनुसूची के तहत
अयोग्यता संबंधित याचिका पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। जो 12वें संविधान संशोधन में बोला गया है कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 3 महीने के अंदर आप निर्णय ले लीजिए। हालांकि ये कोई भी कानून नहीं है। अब है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि हाल ही में भारत में कई विशेषज्ञों ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए फास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली के स्थान पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व विचार करने को मत को प्रकट किया है। फास्ट पास द पोस्ट और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बीच अंतर क्या है? भौगोलिक इकाई का, दोनों में छोटी भौगोलिक इकाई के विभाजित किए जाते हैं और जिन्हें निर्वाचित क्षेत्र या जिला कहा जाता है। अनुपातिक में क्या होते हैं? बड़े भौगोलिक क्षेत्र को निर्वाचित क्षेत्र के रूप में सीमांकित किए जाते हैं। पूरे देश में एक निर्वाचन क्षेत्र हो सकता है। प्रतिनिधित्व, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जाता है और एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक प्रतिनिधित्व चुने जा सकते हैं। मतदाता प्रक्रिया क्या है? मतदाता प्रक्रिया भी उम्मीदवार के मत दे सकता है। मतदाता किसी भी दल को वोट दे सकता है। सीट वितरण, किसी दल के विधेयक को वीटो की तुलना में अधिक सीटें मिलती हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को जरूरी नहीं है कि बहुमत का 50.1% वोट मिले। प्रत्येक दल को प्राप्त वीटो के प्रतिशत के अनुपात में विधेयक की सीटें मिलती हैं। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत में है। जैसे आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति एक वोट देता है ना, वो। और फिर जब देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो वहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व आता है। तो जो इजराइल और नीदरलैंड में जाएंगे तो वहाँ अनुपातिक प्रतिनिधित्व आता है, क्योंकि वो वहाँ छोटी जनसंख्या है और एक क्षेत्र को ही बनाया जा सकता है। अब जो होता है इसमें लाभ क्या होता है? आम मतदाता के लिए समझना आसान होता है। एक स्थायी सरकार का गठन को सुगमता मिलती है। किसी इलाके में चुनाव जीतने के लिए अलग अलग सामाजिक समूहों के मतदाताओं को एक साथ लाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सभी दलों का वोट उनके वोट शेयर के आधार पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। अल्पसंख्यक दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार होता है। कम वोट बर्बाद होता है क्योंकि अधिक लोग प्राथमिकता का विचार किया करते हैं। चिंताएं क्या हैं? चिंताएं ये हैं कि राजनीतिक दलों का उनके वोट शेयर की तुलना में अधिक या कम प्रतिनिधित्व होता है। अल्पसंख्यकों यानी छोटे समूह, छोटे दलों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं होता है। कई दलों के साथ खंडित विधायिका को जन्म दे सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र में कम स्थिर गठबंधन सरकार हो सकती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रकार क्या देखें? एकल संक्रमण मत प्रणाली, हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव में होता है ना, उसमें क्या क्या बात है ये देख लेते हैं। इस प्रणाली में मतदान अपने उम्मीदवार को वरीयता क्रम में स्थान या रैंक देता है कि हम पहले नंबर पे इस व्यक्ति को रखेंगे, दूसरे नंबर पे इस व्यक्ति को रखेंगे, तीसरे नंबर पे इस व्यक्ति, तो वरीयता क्रम दिया जाता है। और इस प्रणाली को अग्रलिखित निर्वाचन के लिए अपनाया गया है। राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए ऐसा होता है। ठीक है, अब उसके बाद देख लें सूचित प्रणाली या पार्टी लिस्ट सिस्टम। इस प्रणाली में मतदाता उम्मीदवार को नहीं बल्कि राजनीतिक दलों को मत देता है। इसके बाद दल प्राप्त मतों के हिस्से के अनुपात से सीटों की प्राप्ति होती है। अब है मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रत्येक प्रदेशित निर्वाचन क्षेत्र में फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम के जरिए एक प्रत्यक्ष व निर्वाचन किया जाता है, जिसके अलावा विधिक दलों को प्राप्त मतों प्रतिशत के आधार पर भी भारतीय सीटों में जो आरक्षित सीटों में भरा जाता है। अब है संसदीय समितियां। इसके लिए मैंने अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास थी उसमें मैंने संसदीय समितियां पढ़ाई, उनको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हमेशा प्रश्न बनते हैं, ये हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। अब है लोक लेखा समिति
और प्राक्कलन समिति के पुनर्गठन के लिए लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया गया। यानी कि जो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति होती है ना, उन दोनों गठन के लिए एक लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है, क्योंकि CAG की रिपोर्ट सब इन्हीं से निकल के आती है ना, इसीलिए। अभी आप देखेंगे एक CAG की रिपोर्ट को लेकर विवाद चल ही रहा है, जो उसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लाई गई है। मुझे लगता है कुछ तो एक राजनीतिक स्टंट भी होता है और कुछ सही बात भी होती है। तो लेकिन अगर लाना ही है तो फिर बाकायदा पूरा पोर्टल पे करके लाना चाहिए। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना निर्णय लिया, दिल्ली सरकार को फटकार तो लगाई ही है। अब है संसदीय समिति के बारे में देख लेते हैं। इसका तात्पर्य ऐसी समिति से है जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती है, अध्यक्ष द्वारा नामित होती है, जो अध्यक्ष के निर्देशों के कार्य करती है। ये सदन या अध्यक्ष को किसी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और उन समितियों के लिए सचिवालय सहायता की व्यवस्था लोकसभा सचिवालय द्वारा की जाती है। संसदीय समितियों का इतिहास ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। ये समितियां अपने प्राधिकार अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त करती हैं। अनुच्छेद 105 में संसद के विशेषाधिकार से संबंधित है और 118 में देखेंगे संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। यानी संसद का कार्य कैसे चलेगा ये संसद तय करेगी आर्टिकल 118 के माध्यम से, और कार्य कैसे चलता है वो संसदीय समितियों से प्राप्त चलता है। संसदीय समितियों के प्रकार, दो प्रकार की संसदीय समिति, एक तदार्थ समिति होती है, एक स्थायी समिति, यानी कि एक एडहॉक पे होती है जो किसी विशेष काम के लिए गठित की जाती है, और एक जो है प्रत्येक कार्य के लिए होती है। तो सबसे पहले देखेंगे एडहॉक समिति में क्या होता है। इसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित किया जाता है। जब ये समितियाँ सौंपे गए कार्य को पूरा कर लेती हैं तो ये विघटित हो जाती हैं। यानी कोई काम दिया गया, अगर वो काम पूरा होगा तो ये विघटित हो जाएंगी। जैसे रेलवे कनेक्शन समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंध की संयुक्त समिति। अब स्थायी समिति, ये स्थायी एवं नियत समिति होती है। ये समय समय पर इसका गठन किया जाता है। जैसे वित्तीय समिति, विभाग से संबंधित स्थायी समिति, अधीनस्थ विधान समिति आदि। हाल ही में सुर्खियों में रही समिति कौन कौन सी? लोक लेखा समिति। हाँ, इसका गठन पहली बार 1921 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के आलोक में किया गया था। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। कार्य क्या होता है? भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण, यानी कि जो पैसे खर्च होते हैं उनके बारे में लेखा परीक्षण कौन देता है? लोक लेखा समिति करती है। अब प्राक्कलन समिति, इसे पहली बार 1950 में गठित किया गया था। इसे लोकसभा में 30 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें किसी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ध्यान रखिएगा। और ये सबसे बड़ी सदस्य प्रणाली होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। कार्य क्या होता है? प्रशासन की दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। यह समिति यह जांच करती है कि प्राक्कलन में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से आवंटित किया गया है या नहीं। अब है संसदीय राज्यसभा समिति। केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री को सर्वसम्मति से संसदीय राज्य समिति का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। संसदीय राज्यसभा समिति के बारे में गठन, इसका गठन राज्यसभा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अंतर्गत 1976 में किया गया है। इस अधिनियम में सरकारी प्रयोजन के लिए हिंदी को अपनाने का उपबंध किया गया है। इसके अलावा अधिनियम को लागू होने में 10 वर्ष बाद राज्यसभा समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। सदस्य, इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। बात ध्यान रखिएगा। इसमें भी संसदीय भाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। इनका चयन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमण मत के माध्यम से होता है। कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि संघ की राजकीय प्रयोजन में हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना तथा राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करना है। अब है राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति। जो राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति वो देख लेते क्या क्या है कि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 12 विपक्षी सांसदों को कदाचार या दोषी पाया जाता है। तब राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के बारे में, यह संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन की जांच और उनसे जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार है। संसदीय विशेषाधिकार वास्तव में संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्य
को उनके कार्यों के कुशल संपन्न करने के लिए कुछ विशेष उन्मुक्ति करती है। इसमें 10 सदस्य होते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखेंगे कि लोकसभा में विशेषाधिकार समिति 15 सदस्य की होती है, उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष नामित करता है। अब उसके बाद देखेंगे कैबिनेट समिति। कैबिनेट समिति में आठ जो होते हैं कैबिनेट समितियों का गठन होता है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल समिति के बारे में देख लेते हैं। ये समितियाँ संविधानोत्तर प्रकृति की होती है, यानी संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, संविधान में इनका उल्लेख, कैबिनेट समितियों का उल्लेख संविधान में नहीं है। ये समिति भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के माध्यम से कार्य करती हैं। कैबिनेट विशेष क्षेत्रों में निर्णय लेने में मदद के लिए समिति प्रणाली का उपयोग किया जाता है। समिति प्रणाली का उपयोग किया जाता है। राजनीतिक मामलों में समिति, आर्थिक मामलों की समिति, नियुक्ति समिति तथा अध्यक्ष ये प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बस इतना पूछेगा, कहाँ वो प्रधानमंत्री होता है। तथा संसदीय मामले के निर्णय अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। मतलब कि इसके जो संसदीय समिति मामले की समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। आमतौर पर यह केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। हालांकि गैर कैबिनेट मंत्रियों को भी सदस्यता से नहीं रोका जा सकता है। ये भी है क्योंकि इसमें सदस्यता नहीं रोका जाता, अगर कोई चाहे तो आ सकता है। अब है कि संसद का सचिवालय, इसको हम जो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कि छोटे छोटे वीडियो रहेंगे जिससे क्या मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, आप आराम से उसको रोक के पढ़ भी सकते हैं। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।